अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, आपका खैर मकदम है हमारे खुसूसी प्रोग्राम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम अहमद है और मैं आपका मेज़बान। आज का ये एपिसोड हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ का 5वां एपिसोड होगा और किसी भी किस्म की फॉर्मल गुफ्तगू करने से पहले मैं मौसम की बदलती सूरत हाल पर भी कहना चाहूँगा कि इस मर्तबा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सितंबर के महीने में भी शदीद बारिशों के बाद शदीद हब्स और गर्मी है। और मेरी डॉक्टर साहिबा से इस बारे में डिस्कशन हो रही थी तो मालूम यही हुआ कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असरात हैं। इसलिए आज के पॉडकास्ट के शुरुआत में हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि हमें शजरकारी पर खुसूसी तवज्जो देनी होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पॉडकास्ट की तरफ। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, यानी ज़याबेत्स के अक़साम और उससे बचाव के तरीक़ों के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बहुत खुशी की बात है कि हम आज 5वें एपिसोड जो कि हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ हैं हार्मोन्स एंड हैप्पीनेस के लिए यहाँ पर मौजूद हैं अपने सामीन के साथ। और हमने पहले भी पिछले 4 एपिसोड्स में काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू की थायराइड और ज़याबीतस के हवाले से। और बिल्कुल ये जो आप शुरू में बात कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज़, इस पर भी वाकई ही खुसूसी तवज्जो देनी बनती है, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पहले इतनी शदीद गर्मी और इतनी शदीद क्लाइमेट चेंजेस नहीं होती थी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही, जैसे हमारी पहले भी बात हुई, असर है। और हम सबको मिलकर इसके लिए एफ़र्ट करनी होगी, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम आम तौर पर बहुत प्लेजेंट होता है। इवन गर्मी के सीज़न में भी 1-2 महीने गर्मी के होते हैं, मई, जून और जुलाई में मॉनसून का स्पेल आता है, तो मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है। बट पिछले 2 साल से ये देखा गया है कि इवन सितंबर अक्टूबर तक, मतलब पिछले साल भी ऐसा था और अभी भी ऐसा है कि हब्स गर्मी ये लगातार हैं और सर्दियां बिल्कुल सुकड़ के रह गई हैं। मतलब 1-8 महीने की शदीद सर्दी पड़ जाती है, लेकिन वो भी अब इतनी शदीद नहीं रही, जो कि दिसंबर में देखा जाता है कि पिछले साल तो नवंबर तक पंखे चल रहे थे। और फिर ये है कि जनवरी फरवरी में थोड़ा सा ज़रा मौसम ठंडा होता है, उसके बाद मार्च से फिर पंखे और गर्मी और सारा कुछ। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं और इसीलिए हमने इनका भी थोड़ा सा तज़किरा किया। सबसे पहले बराए करम हमें ज़याबेत्स की अक़साम के बारे में आगाह करें। आज का भी हमारा जो पॉडकास्ट का मौजू है वो बहुत अहम है, क्योंकि ज़याबीतस की बहुत सारी अक़साम हैं। इस बारे में आवाम को आगाही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़याबीतस की मुख्तलिफ़ अक़साम की वजूहात और उनकी मैनेजमेंट मुख्तलिफ़ होती है। अगर मैं आम अल्फाज में सबसे पहले बात करूं तो ज़याबीतस की बहुत सारी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल्स को तो डेफ़िनेटली आइडिया होता है मुख्तलिफ़ अक़साम का, लेकिन आम आवाम को नहीं मालूम होता कि ज़याबीतस की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। और इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ आ जाती है, जो कि जीनियाती वजूहात की बिना पर होती है और ये फ़ैमिलीज़ में रन करती है, और ये कम उम्री की ज़याबीतस कहलाती है, क्योंकि इसमें बहुत ही अर्ली स्टेज पे जो पैंक्रियाज़ है, जो लबलबा है, वो काम करना छोड़ देता है। तो उसके लिए ज़िंदगी भर, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की, इसका ट्रीटमेंट ही इंसुलिन है। चाहे आप दुनिया में इसका कहीं भी ट्रीटमेंट करा लें। कुछ ममालिक में, अमेरिका, यूरोप वगैरह में पैंक्रियाज़ यानी लबलबा की ट्रांसप्लांटेशन को भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट अभी ये एक बहुत वाइडली ऑफर्ड ट्रीटमेंट नहीं है। और डेफिनेटली पहले ये एडवांस ममालिक में, जिस तरह अमेरिका, यूरोप वगैरह में, पहले ऑफ़र होगा जब इसकी सेफ्टी इस्टेब्लिश हो जाएगी, और उसके बाद कहीं कितने ही सालों बाद जाके ये डेफिनेटली फिर पाकिस्तान, इंडिया और मतलब मुख्तलिफ साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली में रीच करेगा। तो तब तक तो एक ही ऑप्शन होता है इसमें, और इंसुलिन होता है। और अक्सर हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चों के वालिदैन जिनको नई नई डायबिटीज़
टाइप 1 डायग्नोज हुई होती है, तो उनका ये सवाल होता है कि जी इंसुलिन के अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जी वो एक चीज़ बन ही नहीं रही जिस्म में, तो उसको आपने बाहर से देना ही देना है, क्योंकि इंसुलिन के बगैर सर्वाइवल नहीं होता। और सेकेंडली उनका ये सवाल होता है कि क्या इंसुलिन सारी ज़िंदगी लगानी पड़ेगी या ये बीच में बंद की जा सकती है। तो उसका जवाब भी बिल्कुल क्लियर कट है कि लाइफ टाइम इंसुलिन लगानी पड़ती है टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ों को, क्योंकि ज़िंदगी भर वो पैंक्रियाज जो शुरू से ही काम ठीक नहीं कर पा रहा वो रिकवर नहीं करता। और ये चीज़ अक्सर उनकी फैमिलीज़ को बहुत डिप्रेसिंग और बहुत मतलब एज अ शॉक एंड एज अ सरप्राइज़ लगता है। लेकिन हकीकत यही है कि जितना जल्दी हम उनको बताते हैं कि आप इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लें, तो उतना जल्दी आप और आपका बच्चा इस चीज़ से आगे मूव ऑन करेगा, इस चीज़ को बेसिकली डील करने की हिम्मत जो है जुटा पाएगा। तो ये चीज़ है। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो बड़ी उम्र की डायबिटीज़ होती है। ये अमूमन 30, 40, 50 इस तरह शुरू होती है इन सालों में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो हमारे पास इवन एज़ यंग एज़ 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे भी आ रहे होते हैं और इंसुलिन लगानी पड़ती है। टाइप 2 में अलबत्ता ये ज़रा लेटर ऑन की डिज़ीज़ होती है एज वाइज, और इसमें मेन फ़र्क ये है कि लबलबा शुरू में तो ठीक चल रहा होता है, शुरू के काफ़ी सालों में, मे बी 20 साल में, 30 साल में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है इंसुलिन बना बना के। और वजह क्या होती है थकने की, कि ये ज़्यादा उन लोगों में देखा गया है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज़ की, टाइप 2 डायबिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, यानी लेटर ऑन एज में होने वाली। और दूसरा ज़्यादा ही उनमें देखा गया जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, जो लोग ओवरवेट होते हैं, क्योंकि उसमें पैंक्रियाज ज़ोर लगा रहा होता है, क्योंकि बनने वाली इंसुलिन को जिस्म सही तरीके से यूटिलाइज़ यानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता है। तो पैंक्रियाज उसको और ज़ोर लगाता है कि शायद इंसुलिन ज़्यादा की ज़रूरत है, और इस स्टेट को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज़। और इसीलिए जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा कि अब वर्ल्ड वाइड इस चीज़ पे अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, और साइंटिफिक गाइडलाइंस ये कहती हैं कि प्री डायबिटीज़ को ट्रीट करना चाहिए अद्वियात से, लाइफस्टाइल से, क्योंकि अगर आपने प्री डायबिटीज़ के स्टेज पे कोई एक्शन ना लिया तो आने वाले वक्त में ये अगले 4 से 5 साल में डायबिटीज़ बनती ही बनती है, टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसलिए ज़रूरी है ये चीज़। और फिर एक और टाइप भी है, लेकिन ये चूँकि ज़रा लेस कॉमन है और ये ज़रा हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसको टाइप 1.5 यानी 2.5 डायबिटीज़ कहा जाता है। ये बेसिकली टाइप 1 और टाइप 2 के दरमियान की एक स्टेज होती है, जहाँ थोड़ा बहुत पैंक्रियाज यानी लबलबा काम कर रहा होता है, लेकिन कुछ मंथ्स में, कुछ महीनों में वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है। तो जो टाइप 1.5 डायबिटीज़ है, जिसको लाडा भी कहा जाता है, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट, क्योंकि ये भी ज़रा लेटर ऑन होती है, बहुत यंग बच्चों में या बहुत यंग एज में नहीं होती है, क्योंकि शुरू में पैंक्रियाज ठीक काम कर रहा होता है। तो इसमें भी शुरू में इलाज गोलियों से होता है, जिस तरह टाइप 2 में शुरू में गोलियों से इलाज होता है और फिर लेटर ऑन इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। बट टाइप 2 के मुकाबले में इसमें डेफिनेटली मे बी साल 2 साल के अंदर अंदर ही गोलियों से इंसुलिन पे आना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इतना भी टाइम लग जाता है। फिर एक डायबिटीज़ की किस्म है जो कि आम है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। इसको हमल की ज़ियाबीतस के नाम से भी जाना जाता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होती है, क्योंकि हमल के दौरान कुछ हार्मोनल तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जो जिस्म को तवानाई देने के लिए, माँ और बच्चे दोनों को तवानाई देने के लिए शुगर को बढ़ाते हैं। और जैसे ही फिर हमल मुकम्मल हो जाता है, डिलीवरी के बाद वापस ये जो है ना ख़त्म हो जाती है। ख़त्म परमानेंटली नहीं कह सकते हैं ख़त्म होती है, लेकिन अगर दोबारा हमल होगा ये फिर होने का रिस्क रखती है। और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का भी ये है कि अगर इस पर एहतियात ना की जाए तो आने वाले 10 सालों में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। और अमूमन देखा गया है कि 40 से 45% ख़वातीन को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह मैंने कहा कि प्री डायबिटीज़ है। फिर इसके अलावा और भी किस्में हैं, जिस तरह एक डायबिटीज़ की किस्म है मॉडी। ये अगेन फैमिलीज़ में रन करती है, जीनियाती बेसिस पर होती है, कॉजेज़ की वजह से होती है। और इसकी जो है ना बेसिकली
अहमियत इसलिए कि इसका स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है और ये यंग एज में हो जाती है। और अक्सर लोगों को मॉडी होती है लेकिन उसको टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ मिक्स किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि मॉडी के अंदर गोलियों से भी ट्रीटमेंट होता है। खैर, अब उसमें क्या फ़र्क है वो इस डिस्कशन की स्कोप से बाहर है, क्योंकि अभी हम आम आवाम से बात करें तो यहाँ पर मैं हेल्थ प्रोफेशनल वाली डिस्कशंस में नहीं जाऊँगी क्योंकि वो बहुत इन डेप्थ हो जाएगा। और फिर इसके अलावा एक किस्म होती है जिसको हम सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली दूसरी बीमारियों जो कि नॉन हार्मोनल या हार्मोनल भी हो सकती हैं, बीमारी की वजह से या उसके ट्रीटमेंट की वजह से बेसिकली ये डायबिटीज़ होती है। जिस तरह एक बीमारी है जिसको एक्रोमेगैली कहा जाता है, उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ यानी सेकेंडरी डायबिटीज़ हो जाती है। फिर एक किस्म है, आजकल लेटेस्ट रिसर्च ने कहा है जी, एक टाइप 5 डायबिटीज़ भी है। और टाइप 5 डायबिटीज़ जो है वो उन लोगों में होती है जो मैल नरिश्ड होते हैं और ये अमूमन जिस्म में ग़िज़ाई कमी की वजह से हो रही होती है। अभी इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है, डेफिनेटली ये नया उन्होंने इसको डायग्नोसिस की या मतलब उसकी डायबिटीज़ की टाइप्स में डाला है, लेकिन आने वाले वक्त में ये भी लेबल दिया जाएगा कि ये चाइल्डहुड में किसी भी किस्म की मैल नरिशमेंट की वजह से डायबिटीज़ हो सकती है और इसके ट्रीटमेंट में ग़िज़ाई कमियों को पूरा करना होगा। तो ये मोटी मोटी डायबिटीज़ की एग्ज़ाम थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा। अब बराह करम हमें बताएं कि हम ज़याबेत से बच सकते हैं। अच्छा, अभी हम अगर प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है परहेज़, खुराक का परहेज़। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में माएँ या पेरेंट्स अपने आप को कोस रहे होते हैं कि हमने शायद बच्चे को मीठा ज़्यादा दे दिया तो उसको डायबिटीज़ होगी। ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज़ होती ही जेनेटिक वजूहात की वजह से, तो उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। अलबत्ता टाइप 2 डायबिटीज़ को और प्री डायबिटीज़ को और इंसुलिन रेजिस्टेंस को मीठे के परहेज़ से उसकी प्रोग्रेस को भी रोका जा सकता है और उसको रिग्रेस भी किया जा सकता है। और डायबिटीज़ एकदम हो जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं होती। फिर नंबर 2 पे आती है फ़िज़िकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम पेशेंट्स को इंकरेज करते हैं कि डेली आपने आधे घंटे से 1 घंटे की कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो कोई कार्डियो हो, कोई भी एक्सरसाइज जो आसान लगती हो वो करें अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ मोबिलिटी। फिर नंबर 3 पे है प्रॉपर नींद, रोज़ाना 8 घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि जो लोग स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उनमें भी डायबिटीज़ का रिस्क होता है और हार्ट डिजीज़ का भी। फिर स्मोकिंग ना करें, उससे भी डायबिटीज़ और उसकी कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क होता है। फिर स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डायबिटीज़ की डेवलपमेंट और उससे ज़्यादा उसके कंट्रोल को ख़राब करने में एक अहम किरदार है। तो जब अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनकी शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा जा रहा होता है, बट व्हेन दे आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल पीरियड, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, उनका कंट्रोल ख़राब हो जाता है। तो उस दौरान हमें फिर उनकी डोजेज को सेट करना पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपकी फैमिली में अगर रिस्क है तो आप अपनी एवेल्यूएशन भी जल्द से जल्द कराएं और डायबिटीज़ के कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स पे नज़र रखें, जिसमें सबसे अहम है छोटा पेशाब ज़्यादा आना, मुंह खुश्क होना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा खाने के बावजूद भी वज़न कम होते जाना, ज़ख्मों का जल्दी ना भरना, बार बार ज़ख्म हो जाना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना। और आगे किसी पॉडकास्ट में हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। तो डायबिटीज़ जो है एक ऐसी कंडीशन है जो प्रिवेंटेबल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हो जाए तो फिर वो रिग्रेस नहीं करती है। ये बहुत अहम मालूमात है। आखिर में क्या आप हमारे नाजरीन को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगी? बस डायबिटीज़ के हवाले से मेरा ज़ोर इस चीज़ पे ही रहेगा कि जो लॉन्ग टर्म कंडीशन प्रिवेंटेबल हो उस पे उसकी रोकथाम के लिए ज़रूर एफ़र्ट करनी चाहिए। अक्सर लोग हमने देखा है कि जब उनको क्लियर कट अलामात आ भी रही होती हैं डायबिटीज़ की, बट वो कभी अपने चेकअप के लिए नहीं आते और उससे होता ये है कि उनकी डायबिटीज़ बढ़ती जाती है, पेचीदगियाँ हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा, आपका कीमती वक्त और मालूमात के लिए। और आप सबसे दरख्वास्त है कि सेहतमंद रहें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं। हर बार की तरह जाने से पहले मैं अपने सामईन को कहना चाहूँगा कि अगर उनमें से कोई भी हार्मोनल मसाइल के लिए डॉक्टर साहिबा से ऑनलाइन या क्लिनिक में चेकअप करवाना चाहें
तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी तफसीलात दे दी गई हैं। हम हर पॉडकास्ट के साथ एक मौका फराहम करते हैं आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सबसे मारूफ एंडोक्राइन नॉलेजिस्ट से चेकअप का। आप सबसे गुजारिश है कि अपने सेहत के मामलात में कभी भी ताख़ीर न करें।